अब हम मूल अधिकारों की चर्चा शुरू कर चुके हैं। अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4। आज मूल अधिकारों में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आज हम लेक्चर नंबर 13 आपको बताएंगे। हमने चर्चा किया था कि मूल अधिकारों की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच की गई है। डिटेल से होते रहेंगे। मूल अधिकारों का अर्थ हमने बताया था परिसीमित प्रशासन, और परिसीमित प्रशासन का उद्देश्य है कार्यपालिका अथवा विधायिका की स्वतंत्र अथवा समन्वित रूप में तानाशाही की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। अभिप्राय, किसी देश की व्यवस्था पर संवैधानिक नियंत्रण के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा। ये चीज़ हमने आपको बताया था। कुछ और चीज़ें बताई थी, इतिहास बताया था, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट फ्रॉम ब्रिटेन, और इसके बाद फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों के अधिकार का घोषणा पत्र की चर्चा हुई थी। और यह भी बताया था कि सर्वप्रथम अमेरिका में मूल अधिकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब हमें ये देखना है कि भारत में मूल अधिकार किस रूप में सुरक्षित है। चूँकि हम ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, इस नाते पहले हम मूल अधिकारों की स्थिति देखते हैं ब्रिटेन में। व्हाट अबाउट ब्रिटेन? चूँकि इंग्लैंड का संविधान लिखित है और संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, वहाँ पे संसदीय सर्वोच्चता है, इसलिए इंग्लैंड में मूल अधिकारों की वैसी कोई संहिता नहीं है, कोडिफिकेशन नहीं है जैसे विश्व के अन्य संविधानों में है। व्हाट मोर इवन इन इंडिया, भारत में जैसी ऐसी कोई चर्चा ब्रिटेन में नहीं है। इंग्लैंड में व्यक्तिगत अधिकारों का आधार नकारात्मक इस अर्थ में कि ब्रिटेन का नागरिक जो चाहे वह कर सकता है। शर्त है कि ब्रिटेन की सामान्य विधि का उल्लंघन न हो। अब सामान्य विधि तो लिखित ही नहीं है, अब उसका कोई लिखित ब्यौरा ही नहीं, कोई कोडिफिकेशन ही नहीं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इस नाते ब्रिटेन में नागरिक अधिकार नकारात्मक रूप में माने गए हैं। हम चाहे जो कर सकते हैं जब तक कि हम देश की सामान्य विधि का कोई उल्लंघन न हो। अब सामान्य विधि कहीं लिखी नहीं है। इस प्रकार व्यक्ति के अधिकारों के विनिश्चय की बात न्यायपीठ द्वारा तय होती है, न्यायपालिका द्वारा तय होती है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे न्यायपालिका उन्हीं अधिकारों की जांच परख कर सकती है जो कार्यपालिका द्वारा छीने जा रहे हों। अगर ब्रिटेन की संसद कोई कानून बना करके नागरिक अधिकारों को छीनती है तो न्यायपालिका असहाय हो जाती है। अभिप्राय यह हुआ कि ब्रिटेन में मूल अधिकार एक सीमा तक ही सुरक्षित हैं, वह भी कार्यपालिका से। कार्यपालिका अगर मनमाने ढंग से नागरिक अधिकारों को छीन रही होगी तो न्यायालय जांच परख कर सकती है। लेकिन यदि ऐसा कोई काम सक्षम विधानमंडल संसद करेगी तो न्यायालय कुछ नहीं कर सकते। आप ब्रितानी स्थिति देखें तो विधायिका संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। यदि संसद कोई कानून बना करके नागरिक अधिकारों को छीनेगी, कम करेगी, अल्प करेगी तो न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर सकती। न्यायपालिका कार्यपालिका द्वारा छीने गए अधिकारों की ही जांच परख कर सकती है। अभिप्राय यह हुआ कि ब्रिटेन में न्यायिक अधिकार एक सीमा तक ही सुरक्षित हैं।
संसद की सीमा के परे नहीं है। संसद चाहे तो नागरिक अधिकारों को छीन सकती है। अब हम आते हैं अमेरिका में। अमेरिका प्रभु लोकतांत्रिक देश है, इस नाते अमेरिका में ब्रिटेन की स्थितियों का अवलोकन और विवेचन किया गया, समीक्षा की गई। तो ये हुआ कि नागरिक अधिकारों को थोड़ा सा और आगे जाके सुरक्षित किया जाए। यहाँ पे न्यायिक सर्वोच्चता अपनाई गई, यानी कि न्यायिक सर्वोच्चता, यानी कि यहाँ पे न्यायपालिका प्रभु है। विधायिका यानी कि संसद, फिर कार्यपालिका। सरल बात यह हुई कि अगर नागरिक अधिकार विधायिका और कार्यपालिका किसी से छीने जा रहे हों तो न्यायालय उसकी जांच परख कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा यहीं से जन्मी, न्याय की फिर से जांच परख, यानी कि यहाँ पर अधिकार एक स्टेप और सुरक्षित हैं, कार्यपालिका से ही नहीं विधायिका से भी। ब्रिटेन में न्याय को अधिमान इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे अगर आपातकाल लागू करना हो तो इसकी भी सूचना जानकारी या न्यायालय से अनुमति लेना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से अमेरिका में चूंकि न्यायिक सर्वोच्चता अपनाई गई, इस प्रकार अधिकार एक स्टेप अहेड सुरक्षित हुए। ब्रिटेन में जहाँ केवल कार्यपालिका से मूल अधिकार सुरक्षित थे, यहाँ पर जो है विधायिका से भी सुरक्षित हुए। देश स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ। यहाँ पर भी नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। चूंकि संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई तो संसदीय शासन प्रणाली में एक भय निहित था कि बहुमत की संसद नागरिक अधिकारों पर प्रहार कर सकती है, नागरिक अधिकारों को छीन सकती है। चूंकि हमारे संविधान निर्माता दूरंदेशी थे, वो दूर की सोचते थे। संसद अपनी सीमा का अतिक्रमण न करे, संसद तानाशाही की ओर न बढ़े, संसद अपनी सर्वोच्चता का सर्वाधिक लाभ न उठाए। इस नाते यहाँ पे संवैधानिक सर्वोच्चता अपनाई गई। संविधान, भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत की संसद संविधान की मर्यादाओं से बंधी हुई है, यानी कि विधायिका, फिर न्यायपालिका, फिर कार्यपालिका। अभिप्राय यह हुआ कि भारत में अधिकार ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना में करोड़ों मील जाके बहुमत की संसद भी मनमाने ढंग से नागरिक अधिकारों को न्यून और क्षीण नहीं कर सकती है। यदि ऐसा होगा तो न्यायपालिका उसकी जांच परख कर सकती है। संसद को भी नागरिक अधिकारों में न्यून कम क्षीण करने के लिए संविधान की मर्यादाओं में ही काम करना पड़ेगा। अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संशोधन के बिना संसद भी इस स्थिति में समर्थ नहीं है कि वह नागरिक अधिकारों को न्यून करे या कम करे। इस प्रकार भारत में मूल अधिकार अधिकतम संभव सीमा तक सुरक्षित हैं और वो संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। संविधान की मर्यादा द्वारा ही संसद भी उसमें अल्पीकरण या न्यूनीकरण कर सकती है और कोई दूसरा मार्ग नहीं। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं, जो हम बेर बेर सुनाते रहते हैं, भारत में विधि की बात की गई। सुनहु लखन बानी विबुध, बिहसी कहो रघुनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस व्यस विधि हाथ। तो हमारे यहाँ विधि द्वारा शासित सरकार ना कि मनुष्यों द्वारा शासित सरकार, ये गवर्नमेंट ऑफ लॉ, नॉट ऑफ मैन।
हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है। न्यायपालिका कार्यपालिका अगर अतिरेक में काम करेगी तो न्यायपालिका उसकी जांच परख कर सकती है, और न्यायपालिका संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करेगी तो संसद संविधान संशोधन करके उसकी शक्तियों में कटौती कर सकती है। कुल मिलाजुला करके भारत में रूल्स ऑफ लॉ, कानून का शासन, विधि का शासन सर्वोपरि है। विधि सर्वोच्च है, अन्य चीज़ों का कोई मूल्यमान नहीं है। यहाँ पद पंक्ति प्रतिष्ठा का कोई संदर्भ नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में खास तौर पर भाग 3 में 2 तरीके के अधिकारों की चर्चा है। एक वाद योग्य हैं, एक अवाद योग्य, जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल। तो वाद योग्य अधिकार तो भाग 3 में रखे गए हैं, खास तौर पर अनुच्छेद 14 से 35 के बीच, कि अगर ये अधिकार छीने जा रहे हों तो इसका विनिश्चय, इसकी प्रतिपूर्ति, इसकी क्षतिपूर्ति प्रपीड़ित व्यक्ति न्यायालय से तुरंत करवा सकता है। किंतु कुछ अधिकार अवाद योग्य हैं, अगर वे छीने जा रहे हैं, वे कम हो रहे हैं, वो पूरे न हो रहे हों, तो उनके लिए आप न्यायालय न जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। इन्हीं अधिकारों को अवाद योग्य अधिकार कहा गया, नॉन जस्टिसिएबल राइट कहा गया, जिन्हें भाग 4 का में रखा गया। भाग 3, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये अवाद योग्य हैं, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं, जिनकी चर्चा आगे हम करेंगे। इसी तरीके से भारतीय संविधान में कुछ अधिकार और भी हैं जो मूल अधिकारों के समतुल्य ही हैं। यानी कि अगर उनकी भी हानि होती है, उनकी भी क्षति होती है, वे भी कम होते हैं, तो आप न्यायपालिका में जाकर उन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें मूल अधिकारों में तो नहीं रखा गया, लेकिन इन्हें लीगल राइट माना गया, विधिक अधिकार। लीगल राइट यानी कि ये अधिकार भी यदि छीने जाएंगे तो भाग 3 प्रदत्त मूल अधिकारों की तरह भी आप कोर्ट जा सकते हैं। इन अधिकारों की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 300 का और अनुच्छेद 301 में की गई। अब 265 का अधिकार दीजिए। कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कोई भी कर टैक्स विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि कार्यपालिका मनमानी ढंग से करारोपण नहीं कर सकती। 301 संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार नंबर 6 था, जिसे अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया है, उसको हटा करके उसे 300 का में रखा गया। अब संपत्ति का अधिकार लीगल राइट हो गया। संदर्भ ये है कि यदि आप के पास सफ़ेद पैसा है, वाइट मनी है, जिस पर टैक्स वगैरह दिए जा चुके हैं, तो ऐसे पैसे के अर्जन, संचयन और व्ययन से आपको वंचित नहीं किया जाए। अगर संपत्ति का यह अधिकार भी छीना जाता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि विधिक औचित्य की सीमा में जो आपका धन है
वह सुरक्षित है, वो आपका लीगल राइट है। अगर सरकार, समाज या कोई संस्था इसे छीनती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट 300 का, यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो या भाग 13 को पूर्ण अधिमान देते हुए भारतीय गणराज्य में सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। यहाँ पे जम्मू कश्मीर का मसला था जो हटा लिया गया है, तो अभिप्राय ये हुआ कि 301 कहता है कि पूरे भारत में आने जाने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार अगर ये तीनों अधिकार आपके छीने जाते हैं तो कोर्ट से इसकी आप सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इनका भी विधिक औचित्य है, ये भी वैधानिक हैं, ये कोर्ट में जस्टिसिएबल है। आगे हम मूल अधिकारों का वर्गीकरण करते हैं। विदित है कि भारतीय जनजीवन को मर्यादा और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भारतीय संविधान ने भाग 3 में कुछ मूल अधिकार प्रदत्त किए। संविधान सभा में 38 दिनों की चर्चा के बाद तो इन अधिकारों को, जो शुरू में संख्या में 7 थे, वे क्रमशः हैं। नंबर 1, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। 29-30 में 5वें मूल अधिकार की चर्चा है, जिसे हम जानते हैं शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार से। फिर 6वां 31 संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। 7वां मूल अधिकार है आपका सांविधिक उपचारों का अधिकार, राइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में की गई। इस तरीके से मूलतः आपको 7 मूल अधिकार मिले थे। एक के छीनने के बाद 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। इनके अंदर ही अंदर ढेर सारे अधिकार आपको मिले हुए हैं, जिनकी चर्चा हम रास्ते में करते रहे। तो ये हुआ 12 से 35 के बीच की चर्चा और मूल अधिकारों का संदर्भ। अब हम अनुच्छेद 12 से 35, जहाँ मूल अधिकारों की चर्चा है, तो पहले हम करेंगे अनुच्छेद 12 की चर्चा। शब्दावलियों को कराते समय हम राज्य और राष्ट्र की चर्चा कर चुके हैं। मूल अधिकार किससे, आई मीन राज्य से। जब आप मूल अधिकारों के प्रपीड़ित होंगे तो आप अपने अधिकारों की सुरक्षा किससे मांग करेंगे? भारत गणराज्य से, भारत की संसद से। उसने ही प्रदत्त किया, भारत के संविधान से। और अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रभावी अभिकरण होगा सर्वोच्च न्यायपीठ। इस नाते हमें पहले राज्य को समझना पड़ेगा। राज्य को तकनीकी तौर पे ऐसे हमने बताया था, इन लिटरल मीन्स राज्य वह है जिसके पास जनसंख्या हो, संप्रभुता हो और कुछ भूक्षेत्र हो, जो कानून बना पाए, अपनी सीमा में कानून का प्रवर्तन करा पाए, उसे राज्य कहेंगे। किंतु जन, क्षेत्र, धन संप्रभुता, धन विधि विधान का निर्माण और संचालन से परे राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या है? यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। 370 मसला वाला मसला जम्मू कश्मीर का, जो प्रभाव में नहीं है, इस नाते लाइन भी हट जाएगी। सामान्य तौर पर यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तो राज्य के अंतर्गत
भारत सरकार और उसकी संसद, प्रत्येक राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल तथा राज्य नियंत्रणाधीन स्थानीय और अन्य प्राधिकारी राज्य की कोटि में आएंगे। संसद राज्य है, विधानमंडल राज्य है, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी राज्य हैं। एक सरल परिभाषा है। ऐसा निकाय जिसमें विधि के बल प्रारोपित हों, जिनमें कानूनी अनुशक्ति हो, जो कानून का निर्माण कराए और कानून का प्रवर्तन भी कराए, ऐसे निकाय को कहा जाएगा राज्य। तो यहाँ पर स्थानीय और अन्य प्राधिकारी से मतलब है वक्फ बोर्ड, सैनिक स्कूल, नगर पंचायतें, ग्राम पंचायतें, इम्प्रूवमेंट सेटलमेंट बोर्ड या अन्य स्वायत्त संस्थाएं जो अपनी सीमा में कानून बना सकते हैं, तो इनको कहा जाएगा राज्य, जो कानून बनाएं और कानून का प्रवर्तन कराएं। तो दिस वन इज़ द स्टेट। तो भारतीय संविधान में राज्य की यही परिभाषा है कि सबसे बड़ा राज्य संसद है, फिर विधानमंडल है, फिर ऐसे छोटी मोटी निकाय, इकाइयाँ, संस्थाएं भी राज्य की कोट में आएंगी। सरलीकरण यह है समझने के लिए कि स्थानीयता के सीमा में आपका घर भी राज्य है, जहाँ मूल निर्णय आपके मम्मी पापा, आपका बड़ा भाई और आपकी भाभी मिल कर के लेते हैं कि घर के लिए क्या किया जाना चाहिए। अन्य सदस्य उन निर्णयों को मानते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में यह एक मौलिक तिरी हुई बात है। तो स्थानीयता की सीमा में आपका घर भी राज्य है। अब अनुच्छेद 13 देखते हैं। मूल अधिकारों से असंगत विधियां। सरलीकरण यह है कि उन विधियों का मूल्य क्या होगा, उनका विधि मान्य क्या होगा जो मूल अधिकारों से असंगत होंगी, जो मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती। अनुच्छेद 13 अपने भाव, शब्द, भाषा और निष्ठा में कहता है वे नल एंड वाइड होंगी, वे असंगत होंगी, वे शून्य होंगी। यानी कि वे सारी विधियां जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को न्यून करती होंगी, छीण करती होंगी, कम करती होंगी, कानून की मर्यादा में नहीं होंगी, वे नल एंड वाइड मानी जाएंगी, अल्ट्रा वायर्स मानी जाएंगी, अधिकारातीत मानी जाएंगी, उनका कोई मतलब नहीं। खंडवार हम इनको समझाते हैं। तो पहला खंड है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक इस भाग के उपबंधों से असंगत हो। फर्ज करें 26 मार्च 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ऑनवर्ड तो संविधान लागू हुआ तो देश आगे बढ़ रहा है। पहले यदि कोई ऐसी विधियां रही हों, भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा हो, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, कोई एक्ट, कोई प्रथा, कोई परंपरा, कुछ भी, अगर यह बातें इस संविधान की मर्यादा के सानुकूल हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, और यदि नहीं है तो वो शून्य मानी जाएंगे, नल एंड वाइड मानी जाएंगे। जैसे हम कभी कभी केमिस्ट्री पढ़ाते समय बताते हैं कि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, समूह विस्थापन का नियम, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से
एक अल्फा कण निकल जाता है तो परमाणु भार में, चलो 200 मानते हैं, 100 मानते हैं, परमाणु भार में 200 की, परमाणु भार में 4 की और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है। तो मान लीजिए बना हुआ तत्व जो X है अब तो 198 हो गया और ये 98 हो गया। तो हम पूछा करते हैं कि जब यह तत्व अब तो रेडियम गेट कन्वर्टेड इनटू जो है X, तो यह तत्व आवर्त सारणी में 2 स्थान बाईं ओर पीछे खिसक जाएगा। तो जब ये 2 स्थान पीछे खिसक जाएगा तो वह तत्व कहां जाएगा? 96, 97, 98, 99, 100। तो 100 एटॉमिक नंबर वाला तत्व जो 98 में कन्वर्ट हो चुका है, जब ये यहां आ जाएगा तो यह कहां जाएगा? तो विदित है कि तत्वों के गुणधर्म और संरचना का निर्णय एटॉमिक नंबर करते हैं। अब जब इसका एटॉमिक नंबर 2 घट गया 98, तो 98 जैसा ही होगा, इसको जाने की क्या जरूरत है, वहीं रहेगा। अगर यह नीला है तो 2 क्रमांक घटे, ये तत्व भी नीले रंग का हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा जो कुछ भी है, यानी कि 98 का कैरेक्टर वो अटेन कर लेगा। ऐसे अगर कोई विधि भारतीय संविधान की आत्मा के अनुकूल है तब तो कोई बात ही नहीं है, और यदि ऐसी नहीं है, भले वो भारत क्षेत्र में प्रवृत्त हो या पहले से हो, ऐसी विधि का कोई मतलब नहीं। वो विधि नल एंड वाइड होगी एंड शून्य होगी, यानी कि वही विधि अनुमन्य होगी जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रदान करती हों, देती हों, बढ़ाती हों, गतिशील बनाती हों। वे विधियाँ जो इन्हें छीनती हों, कम करती हों, न्यून करती हों, छीण करती हों, उनका कोई मतलब नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रवृत्ति विधि का मतलब जो विधि है जो चल रही है। दूसरा पॉइंट, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को न्यून करती हो, छीण करती हो, कम करती हो, अल्प करती हो। यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है तो उल्लंघन की सीमा तक उल्लंघनीय होगी, इस विधि का कोई मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तो विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि और प्रथा विधि की कोटि में आएगी। हाँ, इस अनुच्छेद की कोई बात, अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संशोधन को लागू नहीं हो, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके, चूँकि संसदीय शासन प्रणाली है, संविधान संसदीय सर्वोच्चता को मानता है, संसद चाहे तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके कुछ परिवर्तन कर सकती है। बाकी यहाँ पे मूल ढांचा इत्यादि संदर्भ आएंगे तो जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी। सरलीकरण में हम ये कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, पब्लिक सब जानती है, जनता भी अंततः जनता की मर्यादाओं से बंधी हुई है, जनता क्या चाहती है इसका सम्मान तो अंततः संसद को करना ही पड़ेगा। इस नाते ये सब चिंता के मुद्दे और विषय नहीं हैं, होने भी नहीं चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है। ऐसी विधि जो कोई भी हो, यदि मूल अधिकारों का हनन होता हो तो उसकी विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के संदर्भ में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देता है। यद्यपि यह अमेरिकी अवधारणा है, किंतु अमेरिका में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है?
तो ये सब बातें हम अनुच्छेद 13 के अधीन देखें, अनुच्छेद 12 समझे। अब आप देखें कि मूल अधिकारों में संशोधन। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हम इन बिंदुओं के तहत डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 359, इसके बाद शंकरी प्रसाद मुकदमा, शंकरी प्रसाद मामला, फिर आपका गोलकनाथ मुकदमा, चौबीसवां संविधान संशोधन, केशवानंद भारती विवाद, अनुच्छेद 368 42वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 359 खंड 4 और 5, फिर आपका मिनर्वा मिल्स मसला, इनके आधार पर आप देखेंगे भारतीय संविधान की गत्यात्मकता बनी रहे, गतिशीलता बनी रहे, इसीलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 359 जोड़ा गया। और यह अपनी मर्यादा शब्द और भाषा में कहता है कि संसद चाहे तो संशोधन कर सकती है। अब यह व्यापक शब्द हुआ, सहज शब्द हुआ। कहीं भी मूल अधिकार भी उससे परे नहीं है। माना जा चुका है कि मूल अधिकार तर्कसंगत वर्गीकरण के अधीन हैं, यह न्यायपीठ भी कहती है। यानी कि जब मूल अधिकार तर्कसंगतता से परे जा रहे होंगे, विचारशीलता, सहनशीलता, सह-अस्तित्व से परे जा रहे हो, तो संशोधन हो सकता। ये छिपा तथ्य है। शंकरी प्रसाद मुकदमे में 1951 में भी कोर्ट ने यही कहा, संसद चाहे तो अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती। किंतु गोलकनाथ मुकदमे में अपनी इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। कहा संसद को भी मूल अधिकारों में भाग 3 में संशोधन का शक्ति नहीं। इस जटिलताओं से बचने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 आया। तब मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी और संसद को सशक्त बना दिया गया कि संसद मूल अधिकार समेत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती। अब तो बातें जटिल हो गई, कठिन हो गई। तब अभी जल्दी में गोलोकवासी केशवानंद भारती जी का विवाद आया, जिसमें मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ, जहां यह कहा गया कि यदि ऐसा होगा तो संविधान का मूल ढांचा ही बिगड़ जाएगा। यानी कि संसद की संशोधनीय शक्ति यदि अनंतिम तरीके से मान ली जाएगी तो मूल ढांचा ही बिगड़ जाएगा। इन सब समस्याओं का अंतिम निजात 42वें संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी संविधान कहते हैं, में किया गया, जहां अनुच्छेद 359 में खंड 4, 5 जोड़ करके यह सुनिश्चित कर दिया गया कि संसद मूल अधिकारों समेत संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। यही वैधानिक स्थिति है
जो सही है। अलग बात, मिनर्वा मिल्स में फिर यह कहा गया कि इससे तो मूल अधिकारों पर आघात होगा, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध होगा, और सबके बाद आप यह भी कह सकते हैं कि मूल ढांचा बिगड़ जाएगा। मूल ढांचा एक अलग और महत्वपूर्ण मुद्दा है, किंतु वैधानिक स्थिति यह है कि भारत की संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। अब आप ये कहें कि मनमाना, तो अभी हमने क्या कहा, जनता सब जानती है। कोई भी संसद मनमाना आचरण भारतीय परिवेश परिस्थिति में नहीं कर सकती, क्योंकि उसे मालूम है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो जनता हमारे विरोध में खड़ी होगी, यह नैतिक आदर्शों के विरुद्ध होगा, संविधान की मर्यादा के विपरीत होगा, जन कल्याण की भावना के इतर होगा, जनता अगले चुनाव में हमको बाहर कर देगी, जो कुर्सी मिली वो कुर्सी छिन जाएगी। शायद कुर्सी की ही लालच में सही संसद ऐसा करेगी नहीं। अब आगे हम चलते हैं मूल अधिकार नंबर 1 की ओर। मूल अधिकार नंबर 1, समता का अधिकार। राइट ऑफ इक्वलिटी। आर्टिकल 14 to 18, 14 से 18। अपनी शब्द और भाषा में अनुच्छेद 14 क्या कहता है? राज्य अपने नागरिकों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण राज्य अपने नागरिकों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। या कानून का शासन, ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं। या विधि का शासन, या रूल्स ऑफ द लॉ, डाइसी, विधि वर्तमान, कुछ भी कहें, राज्य अपने नागरिकों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो
अब आप देखें, हालांकि चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, तो अनुच्छेद 14 में संकेत शब्द हुआ विधि। विधि नहीं विधियां, वर्तमान नहीं भविष्य, विधायी वर्गीकरण, तर्कसंगतता, समानों में समानता, इक्वलिटी इन इक्वल्स, तो संकेत शब्द क्या है? विधि। कानून के समक्ष हर कोई बराबर, समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार, राजनीतिक समानता का अधिकार, आर्थिक समानता का अधिकार, समावेशी विकास का अधिकार, अपने ही क्षेत्र के सभी लोगों से समान संसाधन पाने का अधिकार, यानी कि समानता के जितने भी अवयव प्रत्यय हो सकते हैं सब। तो भारतीय संविधान कहता है कि हम अपने नागरिकों में कानून के समक्ष कोई भेद नहीं करेंगे। मूल पदावली यही है। तो मूल पदावली आपकी कहती है कि कानून के समक्ष हर कोई बराबर है। हालांकि इस पदावली और इस पदावली में एक मूलभूत अंतर है। इसे निगेटिव घोषित किया गया है, इसे पॉजिटिव घोषित किया गया है। अब नकारात्मक क्यों है? विधि के समक्ष समता, यह विचार कहता है कि देश की नियमित मूलभूत परमोच्च विधि के समक्ष हर कोई बराबर है। यहां पद पंक्ति प्रतिष्ठा को कोई अधिमान और स्थान नहीं। यदि इसी को आप मूलभूत प्रत्यय मान लेंगे, मौलिक विधि मान लेंगे, परमोच्च विधि मान लेंगे, तब तो आप रिजर्वेशन ही नहीं दे पाएंगे, जाति के आधार पर कोई कल्याणकारी योजना ही नहीं चला पाएंगे। चूंकि मानव जाति विविधता प्राप्त है, धर्म की, रीति की, नीति की, जाति की, क्षेत्र की, आर्थिक सामाजिक अवस्थिति की, संसाधनों की प्राप्ति और तो इतनी विविधता के देश में सब धान 22 पसेरी, यह सब एक लाठी से हाँके जाएं, यह संभव नहीं होगा। इसी नाते इसे नकारात्मक विधि घोषित किया गया है। दीगर बात है कि भारतीय संविधान की आधारभूत व्यवस्था यही है, आधारभूत विधि यही है, क्योंकि इससे समानता के भाव निहित होते हैं। हम भी सरकार के संरक्षण में, समाज की सकारात्मक सोच की देखरेख में, नीतियों के प्रशासनिक अधिकारियों के बेहतर क्रियान्वयन में हम भी बड़े आदमी बन सकते हैं, हम ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अधिकार, यह भाव, यही अनुच्छेद देता है। इस नाते नकारात्मक प्रकृति का होते हुए भी इसे आधार विधि माना गया है। तो विधि के समक्ष समता की अवधारणा आप समझ चुके। शायद इसी समस्या से बचने के लिए, इसी नकारात्मकता से बचने के लिए भारतीय संविधान में की पहली पदावली में 2 एक्सेप्शन रखे गए। नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और दायित्वों के पालन के लिए या उन शक्तियों के प्रयोग और दायित्वों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने वाले तात्पर्य किसी भी कार्य के लिए न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट, वैयक्तिक हैसियत से किए गए कार्य, चाहे वह पद धारण करने के पूर्व ही के क्यों न हों, पद के दौरान या पद त्यागने के 2 माह तक न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा, किंतु इस बीच महाभियोग की कार्यवाही चलती रही। यानी कि केंद्र में राष्ट्रपति
संघ की नुमाइंदगी के लिए और राज्यों में राज्यपाल के लिए इससे छूट, इससे उन्मुक्ति है। यानी कि राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति महोदय यदि ऐसा कोई कार्य करते हैं जो उनके पद और दायित्व की गरिमा में आता है तो उसके लिए न्यायालय में दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। एक बात और, यदि उनके द्वारा किए गए कार्य पद धारण के पूर्व के क्यों न हों, गलत हों, असंवैधानिक हों, तो भी जब तक वो अपने पद पर रहेंगे और पद धारण त्यागने के 2 महीने बाद तक वो सामान्य पुलिसिया कार्यवाही के अधीन नहीं है। यह पहली पदावली विधि के समक्ष समता का अपवाद है। हाँ, इस बीच राज्यपाल अपने पद से हटाए जा सकते हैं, केंद्र सरकार चाहे तो, या नैतिक आधार पर वो हट सकते हैं, या राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्यवाही चल सकती है। तो ये हुआ आपकी पहली पदावली, जो नकारात्मक प्रकृति की होने के बावजूद भी सकारात्मक। अब दूसरी पदावली पर आते हैं, विधि नहीं विधियां। चूंकि पद पंक्ति प्रतिष्ठा, क्षेत्र धर्म अवस्थिति, देश काल परिस्थिति के आधार पर भारत भेदपूर्ण है, इस नाते कभी कभी अन्य और कानूनों की जरूरत पड़ सकती है। इसी से बचने के लिए विधि नहीं विधियों की बात है। संक्षेप में भारत का संविधान राज्य को यह अधिकार देता है कि आप चाहें तो विधि सम्मत प्रयोजनों के लिए अपने नागरिकों में भेद कर लें। यानी कि विधि सम्मत प्रयोजनों के लिए संविधान राज्य से विधायी वर्गीकरण के अधिकार को छीनता नहीं। संसद चाहे, राज्य चाहे तो अपने नागरिकों का वर्गीकरण कर सकता है। ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, इनकी स्थिति मध्यम है, तो ऐसा वर्गीकरण राज्य चाहे तो कर सकती है, कानून बनाते समय भी कर। जैसे कल हमने बताया ना कि मनमोहन सिंह ने कहा हम एक ऐसी प्रक्रिया ईजाद करनी है, एक ऐसा सिस्टम पैदा करना है जो जानबूझकर की गई गलती और अनजाने में की गई गलती में भेद। ठीक है, ऐसे कि अगर हमें लगता है कि अमुक वर्ग को ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत है, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, तो राज्य चाहे तो उनके लिए अलग विधि बना सकता है। यह गलत बात नहीं। हाँ, उस वर्ग के लिए बनाई गई विधि में कोई भेद नहीं होगा। सरलीकरण यह है कि जैसे आप अधिकारी बनने जा रहे हो, कोई स्केल 2 में है, कोई स्केल 1 में है, स्केल 1+ में है, तो स्केल 1+ के जो लोग होंगे उनके लिए जो आयकर का नियम होगा, उनके लिए जो छूट की व्यवस्था होगी, उनके लिए जो मान प्रतिष्ठा के अनुरूप सुविधा की व्यवस्था होगी, उसमें कोई भेद नहीं। यानी कि रीडर में भेद नहीं किया जाएगा, प्रोफेसर में भेद नहीं किया जाएगा, लेक्चरर में भेद नहीं किया जाएगा। हाँ, प्रोफेसर और रीडर में भेद किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई भेद है तो उसे तर्कसंगत माना जाए। आगे हम डिटेल करेंगे कि यदि हम पुस्तकालयों को करोन्मुक्ति सरकार देती है तो कोई रिटेल व्यवसायी यह नहीं कह सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वस्तुतः पुस्तकालयों को करोन्मुक्ति देने के लिए तर्कसंगत बात यह है, तर्कसंगत वर्गीकरण यह है कि पुस्तकालयों में अगर सस्ती रेट पे किताबें जाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो यह वर्गीकरण तर्कसंगतता के अधीन है। जैसे अभी नागरिकता संशोधन का विधेयक का मुद्दा हमने 2-3 दिन पहले चर्चा किया, तो उसमें हमने क्या देखा कि सरकार कहती है कि हम धर्म के आधार पर वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि पीड़ित लोगों का साथ दे रहे हैं, जो सताए गए हुए लोग हैं, जो अपनी भूमि पर रहने के लिए पूरा अधिकार नहीं पा रहे, उनकी बहू बेटियों की अस्मत संकट में है। तो अगर हम इनको विशेष अधिकार दे रहे हैं तो इन तर्कसंगत कारणों के आलोक में दे रहे हैं। अन्यथा हमारा कोई और मंतव्य नहीं है
कि किसी धर्म का पोषण और संरक्षण है। तो इस नाते तर्कसंगतता के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। यह पॉजिटिव है क्योंकि यह एक स्टेप आगे की बात करते हैं। इसी कारण एक विवाद हम बताते हैं, अनवर अली विवाद बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ये सब पीछे हम बता चुके हैं। अनवर अली वर्सेस वेस्ट बंगाल सरकार विवाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पहली पदावली और दोनों पदावली आपस में इतनी उलझी हुई हैं कि एक को दूसरे से अलग कर पाना मुश्किल है। सही यह कहा कि पहली पदावली वर्तमान है तो दूसरी भविष्य। पहली पदावली कहती है कि एक और कानून, देश में कानून का शासन होगा, दूसरी ओर राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को न्यून करे, छीण करे, कम करे। राज्य किसी का पक्ष नहीं लेगा, राज्य किसी को लाभकारी स्थिति में नहीं डालेगा। राज्य आवश्यकता पड़ने पर एक नहीं कई विधियां बनाएगा जिसका उद्देश्य होगा कि अपने नागरिकों में विधायी वर्गीकरण करके तर्कसंगतता के पक्ष को बृहत प्रदर्शन देना। तो इसी तरीके से धीरेन्द्र बनाम लीगल रिमेम्बरेंस कंपनी विवाद आया। फिर चिरंजीत लाल चौधरी का विवाद आया। इन विवादों में कोर्ट का कहना है कि हम कोई ऐसी विधि नहीं बना सकते हैं जो सार्वभौमिक रूप से सब पे एक सार लागू हो। हम सबको समान नहीं कर सकते हैं। चूँकि भेद रहेगा तो उस भेद के आलोक में हमको एक नहीं कई विधियां बनाई जा सकती हैं, बनानी पड़ेंगी। वकील हैं, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, बीमा एजेंट हैं, न्यायाधिपति हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, नेता हैं, सबको हम एक कोठरी में रख करके न्याय नहीं कर सकते। सबके साथ एक रास्ता हम नहीं अख्तियार कर सकते, ऐसा संभव नहीं है। चूँकि सबसे पृथक पृथक व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, इस नाते पृथक कानून बनाने का जरूरत भी पड़ सकती है। इसलिए पुस्तकालयों को अगर करोन्मुक्ति है तो यह उचित है। इसीलिए अगर आयकर की अलग अलग दरें हैं तो यह उचित है, क्योंकि समान आयकर की दर घोषित कर देने से कुछ लोगों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया हर महीने कमाता, अब कोई व्यक्ति 10,000 रुपये हर महीने कमाता, ऐसा तो है। अब मान लो सरकार कहती है पहली पदावली के अनुसरण में टैक्स की दरें 30%, इनके पास अब खर्चे के लिए बचेगा 70,000 रुपया, इनके पास बचेगा 7,000 रुपया। अभी भी ये मर्यादापूर्ण जीवन जी सकते हैं और इनके तो रोटी कपड़े पर ही अंकुश लग गया। अब या तो दूध न पिए या तो रोटी न खाएं, या मकान का किराया न दें। स्वाभाविक सी बात है, इतने कमरे में वो किराए के मकान में ही रह सकते हैं, मकान नहीं बनवा सकते। तो सरकार ने अलग अलग आयकर की दरें घोषित की हैं, ऐसा वर्गीकरण किया है, तो यह अनुचित बात नहीं। इन्हीं बातों का और अधिक स्पष्टीकरण पातंजलि शास्त्री ने एक बार फिर किया। पश्चिम बंगाल सरकार के विवाद में ही कि जो वर्गीकरण राज्य द्वारा किया जाए, वह वर्गीकरण तर्कसंगत हो, बुद्धिपरक भिन्नता पर हो, बुद्धिपरक भिन्नता पर हो, वैशिष्ट्य बौद्धिक वैशिष्ट्य पर आधारित हो, तथा जिस उद्देश्य के लिए वर्गीकरण किया जा रहा हो
उस उद्देश्य के साथ तर्क संगतता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भेद दिखे प्रथम दृष्टया। वर्गीकरण कैसे होना चाहिए कि वर्गीकरण प्रत्यक्षतः दिखना चाहिए। गरीब अमीर के बीच हम भेद कर रहे हैं तो भेद दिखे, हाँ वास्तव में गरीब हैं, चाल से, चलन से, पहनावे से, कपड़े से, पोशाक से, रहनसारिता से, तो भेद दिखे, भेद तर्कसंगत हो, भेद बुद्धिपरक भिन्नता पर हो, भेद बौद्धिकता प्राप्त वैशिष्ट पर हो, और जिस उद्देश्य के लिए वर्गीकरण किया गया हो उस उद्देश्य के साथ वर्गीकरण की तर्कसंगतता दिखे, तब तो वर्गीकरण सही माना जाएगा। ऐसे विधायी वर्गीकरण का अधिकार भारत का संविधान भारत के राज्य को देता है। अब ये हुआ अनुच्छेद 14, जिसका हम पहले भी डेमो क्लास वगैरह में भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15। नोट करें अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेद का प्रतिषेध, भेद का प्रतिषेध। तो यह अनुच्छेद काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पर कई बार क्वेश्चन भी मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे लेक्चर नंबर 14 में। तो यह अनुच्छेद कहता कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई भेद नहीं करता। इस प्रकार के भेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान में बरता गया है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अनंत शुभकामनाएँ। अच्छी पढ़ाई पढ़ें, जल्दी चयन हो, संस्था का मान बढ़े। कल फिर, धन्यवाद।